बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पार्ट 1 भाषा, व्याकरण तथा लिपि। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पहले पढ़ते सबसे पहले हम भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, प्राचीन युग में मनुष्य भाषा का उपयोग नहीं करता था। वह संकेतों के माध्यम से अपने विचार तथा भाव प्रकट करता था। धीरे धीरे विकास क्रम में संकेतों से भाषा विकसित हुई तथा आज संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। आज भी सभी के द्वारा महाभारत की कहानियां पढ़ी जाती है। घर के बुजुर्ग भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए महाभारत की कहानियां सुनाते हैं। भाषा से अभिप्राय मुख से निकली वे ध्वनियां हैं जिनका अर्थ होता है भाषा कहलाते हैं। ठीक है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अथवा समझकर ज्ञान प्राप्त करना भाषा के कार्य है। हमें अपने भावों तथा विचारों को दूसरे लोगों पर प्रकट करने, दूसरे के भावों को सुनकर ग्रहण करने, सोचने, समझने तथा लिखने पढ़ने में भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हमारे द्वारा बोलते समय अनेक ध्वनियां उत्पन्न होती है। इन ध्वनियों के सार्थक मेल से ही भाषा बनती है। अतः जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भावों तथा विचारों को जानते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। संसार में अनेक भाषाएं पढ़ी, लिखी तथा बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच आदि। ठीक है, आगे निम्न अनुच्छेदों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अंगद ने रावण की भरी राजसभा में अपना पैर जमा दिया और बोला, हे रावण, आपकी शक्ति का परिचय मेरे पैर से हो जाएगा। आपकी राजसभा का कोई भी वीर मेरे पैर को जमीन से हिलाकर दिखाए। भरी सभा में हलचल मच गई। सभी योद्धाओं ने अथक प्रयास किया, परंतु कोई भी योद्धा अंगद का पैर टस से मस ना कर सका। तब अपमान से रावण का चेहरा लाल हो गया और खिसिया ने हंसते हुए सिंहासन से उठा और जैसे ही पैर उठाने के लिए झुका, तभी अंगद ने वाणी का प्रहार करते हुए कहा, रावण, मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? श्री राम के पैर पकड़ो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। उपरोक्त कथनों से ज्ञात होता है कि भाषा की अभिव्यक्ति बोलकर रावण से अंगद के द्वारा संकेत द्वारा दूत के पैर से भी राम शक्तिशाली है। रावण के द्वारा लज्जा के भाव, खिसियानापन तथा अंतिम वाक्य से रावण को राम की शरण में जाने का संकेत हो रही है। उपरोक्त कथानक यहाँ लिखे हुए को पढ़ा गया है। इस प्रकार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उन्नति एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। आगे है भारतीय भाषाएं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा के अतिरिक्त भारत में सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी तथा नेपाली भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार संविधान में 18 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे भाषा के लक्षण। भाषा परंपरागत है। भाषा में केवल सार्थक शब्द होते हैं। भाषा में विभिन्न रूप और प्रकार होते हैं। प्रत्येक भाषा के अलग अलग नियम होते हैं। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा का प्रयोग मानव के द्वारा ही किया जाता है। आगे है भाषा के रूप। भाषा के विकास में हमें इसके 2 रूप दिखाई
पढ़ते हैं। पहला है मौखिक या कथित रूप, भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे बातचीत करना, वाद विवाद करना, भाषण, गाने सुनना आदि। आगे है लिखित रूप, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, SMS, फैक्स आदि। आगे है भाषा की इकाइयाँ, भाषा की 3 इकाइयाँ हैं। जैसे ध्वनि, हमारे मुख से निकलने वाली हर स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा में केवल ऐसी ही ध्वनियाँ प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा है वर्ण, वर्ण में छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे आ ई उ ला मा ता आदि। आगे है शब्द, वर्णों के मेल से बना सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे आ जमा जा जमा गा जमा रा शब्द बना अजगर। आगे का जमा मा जमा ला तो शब्द बना कमल। ठीक है। आगे है वाक्य, शब्दों के समूह की वह व्यवस्था जिससे अर्थ एवं भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, वाक्य कहलाती है। जैसे प्रिया अपना गृह कार्य करती है। इस वाक्य में प्रिया अपना गृह कार्य करती है 5 अलग अलग शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। आगे है लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां होती है। कुछ भाषाएं एक ही लिपि में भी लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा की एक ही लिपि होती है, वो है रोमन। ठीक है। कुछ प्रमुख भाषाएं तथा लिपियां, हिंदी की है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, गुजरात की देवनागरी, जर्मन की है रोमन। उसी तरह संस्कृत की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और फ्रेंच की भी रोमन। आगे है व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द विशेष रूप से जमा आ पूरी तरह से जमा करण अर्थात व्याख्यान करना से बना है। प्रत्येक भाषा की सामान्य विशेषताओं को लेकर कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण भाषा को नियमित तथा व्यवस्थित रखता है। व्याकरण भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करके उसकी रचना को खोलकर बताता है तथा उसके स्वरूप का उद्घाटन भी करता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा को पूर्ण रूप से प्रयोग करना आ जाता है तथा भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों की जानकारी भी मिलती है। आगे है जिस प्रकार समाज में प्रत्येक कार्य को करने के कुछ नियम निश्चित किए जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना तथा उनका पालन करना अनिवार्य है। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान प्राप्त हो उसे व्याकरण कहा जाता है। ठीक है। आगे है बोली, बोली किसे कहते हैं? जब कोई भाषा का एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का प्रभाव कुछ दूरी पर बदल जाता है। राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, मगधी, कन्नौजी तथा ब्रजभाषा हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। प्राय बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती है, परंतु बोलियों में भी कुछ प्रसिद्ध साहित्य रचा गया है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत और भाषा है अवधी।
सूरदास की सूरसागर बोली है ब्रजभाषा, विद्यापति की पदावली बोली है मैथिली, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस और बोली है अवधी। ठीक है, आगे है तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा भाषा का प्रयोग केवल मानक के द्वारा ही किया जाता है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा को बोलकर, लिखकर, पढ़कर व संकेतों द्वारा समझा या समझाया जाता है। राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले लिखित ध्वनि चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना ही व्याकरण कहलाता है। अरबी तथा उर्दू भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं, जिसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान कराता है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।